हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक पर। और मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के सर। तो हम लोग मैथ्स को यहाँ पर मजाक बनाते हैं इस चैनल पर। अगर आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर सचमुच में मैथ्स को मजाक बनाकर समझाया जाता है और मैथ्स को मजाक ही बना दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ्स मजाक चैनल में ही एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का हम पहले परिचय देते हैं। और हाँ, आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते जाइएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज त्रिकोणमिति। पहले हम त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग परिचय लेंगे, त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। ये देखो, त्रिकोण मतलब इसको तोड़ तोड़ के देखेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब माप। मतलब तीन कोणों का माप निकालना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ हम लोग कह सकते हैं तीन कोणों का माप जो अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है मुख्य रूप से, ये त्रिकोणमिति कहने का मतलब हमारे माइंड में क्या आता है? समकोण त्रिभुज। अब देखो, त्रिभुज के बारे में पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। और त्रिभुज किसको कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पहली बात तो ये हो गया। त्रिभुज के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो सबसे पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरी बात इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तीसरी बात, त्रिभुज बनने के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि दो भुजाओं का योग जो होना चाहिए, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर त्रिभुज बनेगा। जैसे कि अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर दी हुई है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है और एक भुजा 8 सेंटीमीटर की अगर दी हुई हो ना, तो यहाँ पर देखो छोटी भुजा कौन कौन है? ये 4 और 5 है। तो इन दोनों को जोड़कर देखेंगे, अगर 8 से बड़ा होगा तो ही त्रिभुज बनेगा, और अगर 8 से बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये 4 और 5 कितना होता है? 9। 8 से बड़ा है ना 9, मतलब ये त्रिभुज बनेगा। लेकिन अगर तीसरी भुजा मान लो यहाँ पर दे देता है 10, तो देखो 4 और 5 कितना होता है दोस्तों? 9, और ये कितना है? 10, यानी तीसरी भुजा जो है 10। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। तो ये दो तीन बातें याद रखना है। पहला बात क्या? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरी बात जो मैंने बताया वो ये बताया कि त्रिभुज जो होता है उसमें दो छोटी भुजाओं का योग हर हाल में तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, तब जाकर ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज का अगर बात करते हैं तो त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर तीन तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज जो तीन प्रकार का होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। अगर भुजा के आधार पर बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो इनके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो, न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, ये इस टाइप का एक ऐसा त्रिभुज होता है जहां पर इसका थीटा मान लो ABC है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, थीटा का मान जो होना चाहिए, ये थीटा जो होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई त्रिभुज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज का अगर बात करें तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो हो
वो 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये देखो 90 डिग्री को हम लोग ऐसे वर्ग से दिखाते हैं, जनरल कोण को हम लोग ऐसे गोलाकार दिखाते हैं, ऐसे टेढ़े लाइन से, है ना, ये कोण है दूसरा वाला कोण। लेकिन 90 डिग्री जहां भी बनेगा, ये देखो अगर ये इस टाइप का है तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ये एकदम ऐसे वर्गाकार हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये 90 डिग्री को पहचान लोगे ना, ऐसा जहां पर बना रहेगा मतलब क्या समझ जाना है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर बात करें अधिक कोण त्रिभुज का, तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो हो ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो जाए तो इसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। कहने का मतलब क्या, ये त्रिभुज का जो कोण होगा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो अगर इस तरह का कोई त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। फिर से एक बार मैं याद दिला दूं, न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बात करें समकोण त्रिभुज का, तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज जहां पर 90 डिग्री बनता है वहां पर ऐसे वर्गाकार से दिखाते हैं, वर्ग से दिखाते हैं, पता चल जाता है कि ये समकोण त्रिभुज है। बात करें अधिक कोण त्रिभुज का, तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो जाए तो उससे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो कोई एक कोण का जिक्र क्यों किए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब देखो ये अगर 90 हो गया, एक ही कोण 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि ये बाकी दो कोण मिलाकर कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये दोनों कोण जो होंगे समकोण होंगे या अधिक कोण होंगे, ये तो कहीं से कोई चांस ही नहीं बनता है। मतलब अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी के जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण ही होंगे। समझ में आ गई बात? मतलब अगर एक कोण 90 डिग्री होता है किसी त्रिभुज का तो बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। उसी तरह अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें देखो अगर अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से भी अधिक हो गया, 90 से भी ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि बाकी दो को मिलाकर तो हर हाल में 90 से छोटा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि वो दोनों मिलाकर 90 से छोटा हो रहे हैं, तो एक कोण जो 90 डिग्री हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब है कि अधिक कोण त्रिभुज में भी बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होंगे, मतलब न्यून कोण होंगे। समझ गए बात को? तो ये होता है कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। अब अगर बात कर ले भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में हम लोग कह सकते हैं कि ये भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला कौन, समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जिसकी सभी भुजाएं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखो ये तीनों भुजा अगर बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का बात करें तो अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज में देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, इसका मतलब है ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और अगर विषम बाहु का बात किया जाए तो विषम बाहु जो कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, ये सब अलग अलग हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये था भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आगे, और आगे क्या पढ़ेंगे कि इसमें त्रिकोणमिति में हम लोग ये सब टाइप का नहीं बल्कि ये समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र करते हैं। तो इसी समकोण त्रिभुज के बारे में अभी हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इस समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, समकोण त्रिभुज का इंट्रोडक्शन दिए, अभी फिर से डिटेल्स में बताते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नाम बताते हैं और फिर हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और पढ़ाने में भी मजा आता है ना। तो लाइक करते जाइए। और फिलहाल हम आते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज में कैसे क्या होता है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो ये देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज मतलब एकदम 90 डिग्री के कोण। तो 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है, एकदम सीधा बनता है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का अगर कोई त्रिभुज बने तो ये समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है,
अब देखो अगर मान लो ये वाला कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण अगर 30 डिग्री दिया हुआ है और पूछ दे कि ये वाला कोण कितने डिग्री है, तो इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे ना। कैसे सोल्व कर लेंगे? त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितने डिग्री होने चाहिए? 180, और दो ठो मिलाकर कितना है? ये 90 है, और ये यहाँ पर 90 नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो एकदम आसानी से समझना है कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वर्ग बना हुआ है ना, और जहां भी वर्ग बनेगा समझ जाना है आपको क्या कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। समझ लो ना बात को। तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 120 डिग्री हो गया, दो ही मिलाकर 120 हो गया। तो तीसरा कितना हो गया? इसमें से 120 माइनस करेंगे, मतलब ये 60 डिग्री। और दूसरी बात सुनो, समकोण त्रिभुज का एक और गुण मैंने क्या बता रखा था कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है तो बाकी दो कोण मिलाकर कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए ना, तभी तो 90 90 180 होगा। तो एक कोण अगर 90 हो गया तो ये दोनों कितने होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये 30 है तो ये कितना होगा? तो 60 डिग्री है कि नहीं? एकदम आसान है ना। अब देखो, लेकिन इसके भुजा का नाम देखो। सबसे पहले अगर इस त्रिभुज का नाम देना पड़े तो त्रिभुज का नाम कैसे देंगे? तो देखो जहां पर 90 डिग्री बनता है वह बिंदु बीच में होना चाहिए, जहां भी 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो इस त्रिभुज का नाम हम लोग दे सकते हैं त्रिभुज ABC। देखो ABC, नहीं तो कोई बंदा अगर चाहता तो इस त्रिभुज को ऐसे भी नाम दे सकता था, CBA, तो भी बी बीच में पड़ा ना, मतलब समकोण त्रिभुज का नाम देते हैं। तो इस बात को याद रखते हैं कि जहां पर 90 डिग्री पड़ रहा है जिस बिंदु पर, वह बिंदु बीच में होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखो इसके भुजाओं का नाम क्या होता है? तो देखो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एकदम 90 डिग्री के, या यूं कह लो कि 90 डिग्री जो दो भुजाएं मिलकर बनती हैं उसको छोड़कर, मतलब कोई भी कोण को बनने के लिए दो भुजा का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो भुजा BC और AB शामिल है ना। 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो इसको बनाने वाले कौन सी दो भुजाएं हैं? एक भुजा AB है और दूसरा भुजा कौन है? BC है। तो इन दोनों भुजाओं को छोड़ दिया जाए, मतलब AB को और BC को छोड़ दिया जाए, तो तीसरी भुजा कौन बच रही है? AC। तो यही AC कर्ण होता है। या यूं कहो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या यूं कहो कि ये जैसे वर्ग बन रहा है तो ये देखो ये इससे टच हो रहा है, ये नहीं, और इससे टच हो रहा है तो ये भी नहीं, मतलब ये दोनों कर्ण नहीं हो सकता है। तो कौन बच रहा है? वो सामने वाला भुजा बच रहा है। तो इसमें ये हो गया कर्ण, और कर्ण को हम लोग अंग्रेजी के अक्षर H से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हाइपोटेन्यूज। समझ गए बात को। अब देखो इसमें एक और भुजा होती है आधार। आधार कहां से देखेंगे? जिस कोण से हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कोण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये 30 डिग्री है, तो इस कोण के बारे में 30 डिग्री को लेकर ही हम लोग चलेंगे। तो इस 30 डिग्री के लिए देखो ये जो दो भुजाओं से मिलकर बनता है ना, ये 30 डिग्री कौन सी दो भुजा से मिलकर बना है? एक AC और दूसरा AB। तो ये जो जिस कोण का हम लोग बात करते हैं वह कोण जिन दो भुजाओं से मिलकर बनती है उसमें से एक भुजा कर्ण होता है और दूसरा आधार होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो है AC और AB से मिलकर बना है ये 30 डिग्री। या यूं कहो कि ये टच किससे? इससे और इससे। तो पहले ही हम लोग पहचान लिए कि ये तो कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण तो आधार नहीं होगा, तो एक जो भुजा बच गई वो हो गया आधार, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस, B, अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं। और जो तीसरी भुजा बच गई ना इसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब, और इसको P से दिखाते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। ये होता है पहचानने का तरीका। फिर से समझो, देखो कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। ठीक है, और ये कर्ण कैसे पहचानेंगे? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, या दूसरे भाषा में 90 डिग्री को बनाने के लिए जो दो भुजाएं लगती हैं वे कर्ण नहीं होती है। जिन दो भुजाओं से मिलकर 90 डिग्री का कोण बनता है वह कर्ण नहीं होता है। तो जो जिन दो भुजाओं को मिलकर 90 डिग्री का कोण बनेगा वह कर्ण नहीं होगा, बल्कि उसको छोड़कर जो तीसरी भुजा त्रिभुज में होगी वो कर्ण होगा। तो देखो यहाँ पर AB और BC को मिलाकर ये 90 डिग्री बना है, ये और ये शामिल है, ये कर्ण नहीं हो सकता है, तो कर्ण ये होगा।
ठीक है। या यूं कहो कि ये वर्ग जो बना है तो इससे टच है, इससे टच है, मतलब ये दोनों यहाँ पर कर्ण नहीं होंगे, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगा। अब देखो आधार कैसे पहचानते हैं, तो जिस कोण के सापेक्ष हम लोग बात करते हैं उसको देखते हैं कि वो किन दो भुजाओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखो ये AC और AB से मिलकर बना है, तो AC तो पहले से पता है कि कर्ण है, और जो एक भुजा बच जाती है उसी को आधार बोलते हैं, बेश बोलते हैं। या ये 30 डिग्री देखो इससे इससे बन रहा है, तो ये भुजा कर्ण और दूसरी वाली जो बच जाती है वो आधार होती है। और सबसे लास्ट में जो बच गया उसको हम लोग, या यूं कहो कि जो कोण बन रहा है उससे दूर वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये था लंब, कर्ण और आधार। उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ गया होगा कि किसको लंब बोलते हैं, किसको कर्ण बोलते हैं और किसको आधार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर देखो, ये मान लेते त्रिभुज का नाम है PQR, और ये देखो, और यहाँ पर मान लिया जाए कि ये थीटा दिया हुआ है, ये यहाँ पर थीटा है, कोण है। तो यहाँ पर देखो इसमें कर्ण कौन होगा, तो ये देखो 90 डिग्री सबसे पहले ढूंढो, तो यहाँ देखो 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो इसके सामने ये है। या यूं कहो कि ये जो है PQ और QR से मिलकर 90 डिग्री बना है, तो ये दोनों भुजा जो होंगे ये कर्ण नहीं हो सकते, तो PR ही कर्ण होगा। ठीक है। अब देखो बेस कैसे ढूंढोगे, तो ये थीटा है, तो थीटा जिन दो भुजाओं से मिलकर बनता है उसी में एक कर्ण होता है और एक बेस होता है। तो ये देखो एक इससे मिला है और एक इससे, तो ये कर्ण होगा, तो ये क्या हो गया, बेस। और ये लास्ट वाला जो बच जाता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लंब, कर्ण और आधार को यहाँ पर ये करेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे पाइथागोरीय त्रिक के पास। ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करना। और पाइथागोरीय त्रिक के बारे में हम अभी बताते हैं कि पाइथागोरीय त्रिक कैसे होता है। पहले बोर्ड को यहाँ पे हम साफ करते हैं, उसके बाद पाइथागोरीय त्रिक को लेकर आते हैं। तो पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, तो पाइथागोरीय त्रिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पाइथागोरीय त्रिक जो है ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, और ये जो पाइथागोरीय त्रिक है लंब, कर्ण और आधार में एक रिश्ता बताता है। इसको सबसे पहले पाइथागोरस साहब ने ही दुनिया के सामने ला कर रखा था, और चूंकि इसको पाइथागोरस साहब ने ही दुनिया को बताया था इस त्रिक को, मतलब लंब, कर्ण और आधार के संबंध को, इसीलिए इसको पाइथागोरीय त्रिक बोला जाता है। और इन तीनों में क्या रिलेशन है, कैसे ये तीनों आपस में संबंधित है, क्या रूल होते हैं, पाइथागोरीय त्रिक कैसे लागू होता है, कहाँ लागू होता है, इसके बारे में तमाम जानकारियां हम देंगे आपको। लेकिन आज का वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए आज के वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले क्लास में जब हम आएंगे, अगला वीडियो जब लेकर आएंगे, तो वहाँ पर हम पाइथागोरीय त्रिक के बारे में जिक्र करेंगे, और वहाँ पर हम बताएंगे कि पाइथागोरस साहब ने लंब, कर्ण और आधार जो तीन भुजाएं होती हैं उन तीनों में आपस में क्या रिश्ता दिया था, कैसा रिश्ता दिया था। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, और उस दिन हम पाइथागोरीय त्रिक को डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।